नैना की शादी जरूर हो गई थी और उसकी शादी को कई साल भी हो गए थे, लेकिन फिर भी आज तक वो अपने ससुराल को अपना घर नहीं बना पाई थी। वो बस हमेशा अपने मायके जाने के बहाने ढूंढा करती थी। एक दिन वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मेरी बुआ के लड़के का फोन आया था, वो शादी कर रहे, क्या मैं जा सकती हूँ? बहू, जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तू घर कब आएगी ये बताती जा। नहीं माँ जी, ये अभी कैसे बता दूँ? ये तो मुझे अपने घर जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं किसी की मेहमान नवाजी में किसी और के घर तो जा नहीं रही हूँ कि फंक्शन खत्म और भाग कर आ जाऊँ। बहू, तुझसे मेरा ये सवाल है कि तू जब यहाँ रहती है तब भी मेरे जहन में ये सवाल रहता है, और जब तू वहाँ रहती है तब भी मेरे जहन में यही सवाल रहता है, लेकिन तू जवाब नहीं दे रही है। अरे कब देगी जवाब? और अगर जवाब नहीं देना है तो तू मत ही जा। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे यहाँ कैद करके रखेंगी। क्या बोला बहू तूने कि मैं तुझे ससुराल में कैद रखती हूँ? साल के 12 महीने में कम से कम तू 7 से 8 महीने अपने मायके में ही रहती है। उसके बाद भी ये इल्जाम तू मुझ पे लगा रही है कि मैं तुझे मायके नहीं जाने देती, क्योंकि मायके जाने के बाद तू आने का नाम नहीं लेती है। और मैं तुझसे पूछ पूछ कर थक जाती हूँ कि बहू घर कब आएगी, घर कब आएगी, लेकिन बहू तो अपनी सास को पागल समझती है, इसलिए कुछ बोलती ही नहीं है। माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं बोलती तो हूँ कि मैं जा रही हूँ, बस थोड़ा लेट हो जाती हूँ। चलो कोई बात, तो तूने सच बोली। एक बात बता कि तेरी ये कौन सी बुआ है जिसने सिर्फ तुझे अपने बेटे की शादी में बुलाया है? वो भूल गई है क्या कि तेरी शादी हो गई है, या हमसे कुछ दुश्मनी है उन्हें? माँ जी, अब ये तो उनको ही पता होगा, और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप लोग बिना बुलाए जाने वाले नहीं हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को चलने के लिए बोला भी नहीं। तू बोलती फिर भी मैं और मेरा बेटा नहीं जाते। तो मैं जाऊँ? आपकी हाँ समझकर मैं अपना सामान पैक करूँ? जा जाके पैक कर ले सामान, लेकिन जल्दी आ जाइयो। इस बार मुझे ये ना पूछना पड़े कि बहू घर कब आएगी। ठीक है माँ जी, नहीं पूछना पड़ेगा, इस बार मैं बिना पूछे ही आ जाऊंगी। नैना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसका पति सूरज बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोलता है, ये मैडम की सवारी पैकिंग करके कहाँ को चली? मैं तो बस एक ही जगह जाने के लिए पैकिंग करती हूँ, अपने मायके। क्या तुम अपने मायके जा रही हो, वो भी फिर से? जी हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपनी बुआ के लड़के की शादी में। अभी कुछ टाइम पहले तो आई थी और फिर मायके जाने को तैयार हो गई। लेकिन कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी सारी मेहनत ना बेकार है, क्योंकि माँ तो तुम्हें मायके जाने ही नहीं देंगी। आप माँ जी की चिंता मत करिए, मैंने माँ जी से पूछ लिया है, उन्होंने हाँ कर दी है, उसके बाद ही मैंने पैकिंग करना शुरू किया है। माँ कैसे हाँ कर सकती है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुम आई हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर आपने माँ जी को भड़काने की कोशिश की, जल्द ही वापस भी नहीं आऊंगी, और फिर बैठे रहिएगा, वरना मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नैना इतना कहकर अपना सामान लेकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। नैना को बंद कर या सिर्फ अपने पति और सास की सेवा में अपनी लाइफ नहीं गुजारनी थी, जिसके चलते वो आए दिन कोई ना कोई बहाना करके अपने मायके निकल जाया करती थी और कई महीनों के बाद वापस आया करती थी। जब उसकी सास उसे 10 बार बुलाती थी तब वो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहती थी। सब कुछ जानते हुए भी उसकी सास उससे कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन सूरज अपनी माँ से बोलता है, माँ आप जानती हो ना, इस घर में हम 3 लोग हैं और नैना के जाने के बाद सारा काम आपको करना पड़ता है। अरे मुझे कितनी चिंता होती है आपकी। अरे नैना को ना उसके मायके मत जाने दो। आप क्यों भेज देती हो उसको मायके? बेटा, नैना की शादी तो इस घर में हो गई है, लेकिन वो अभी तक इस घर को अपना घर नहीं मान पाई है, इसलिए वो हर समय भागकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन ये बात तो गलत है ना माँ, अब उसका घर ये है तो उसको यहाँ रहना चाहिए ना। बेटा तू चिंता मत कर, इस बार वो बोल कर गई है कि वो जल्दी वापस आएगी। माँ उसने बोल दिया, आपने मान लिया। वो यहाँ से वहाँ जाने की बात ना सच बोल सकती है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने की बात वो तो कभी सच बोल ही नहीं सकती। एक तरफ जहाँ नैना के ससुराल वाले हमेशा उसे उसके मायके जाने के बाद उसके वापस आने के लिए राह देखते रहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने मायके वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ इतनी मस्ती में हो जाती थी कि अपने ससुराल वालों को याद तक नहीं करती थी। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन मिताली नैना को फोन करती है और बोलती है, नैना बहू, आज तुझे अपने मायके गए हुए 15 दिन हो गए हैं, अब बता बहू घर कब आएगी? माँ जी,
वो मैं बुआ जी के यहाँ से भी 2 दिन पहले ही आई हूँ ना, तो माँ ने बोला 1-2 दिन मेरे साथ भी रह ले, तो मैं रुक गई। आप कहे तो मैं आ जाती हूँ। नहीं बहू, रहने दे। जब इतने दिन काट लिए हैं हमने, तो तू 2-4 दिन और रुक ले। वो बेचारी भी रह ले अपनी बेटी के साथ। माँ जी, आप कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रहता है आपको सबका। अरे ख्याल क्यों नहीं होगा, वो परिवार भी तो मेरा ही है ना। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। मिताली फोन रखकर घर के कामों में लग जाती है। घर की साफ सफाई करने के बाद अचानक से उसकी नजर हॉल में लगे पंखे पर जाती है, जिस पर बहुत मिट्टी जमा होती है। तभी वो सीढ़ियाँ लेकर आती है और उस सीढ़ी पर चढ़कर पंखा साफ करने लगती है। सीढ़ियाँ ठीक से नहीं सेट हो पाती, जिसके कारण वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक किरण नाम की लड़की आती है, जो कि उसकी सहेली की बेटी होती है। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। तू बता कैसी है और आज यहाँ कैसे आना हुआ? आंटी जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ना यही कॉलेज मिल गया है। अब मैं यही रहूंगी हॉस्टल में। दिल किया तो आपसे मिलने आ गई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, और तुझे हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है। तू यहीं हमारे साथ रह ले, यहीं से सुबह कॉलेज चली जाया कर। आंटी जी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं भी हॉस्टल में अकेले बोर हो जाती हूँ, आपके साथ अच्छा फील होगा। किरण मिताली की बात मान लेती है और उसके साथ रहने लगती है, जिसके बाद वो मिताली को कोई भी घर का काम नहीं करने देती। साथ ही सूरज का भी अच्छे से ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे किरण दोनों के दिलों में जगह बनाने लगती है और सभी को नैना की कमी कम खलने लगती है। फिर भी एक दिन मिताली नैना के पास फोन करती है। फोन उसकी माँ उठाती है। उनसे बात करके मिताली को पता चलता है कि नैना 2 दिन बाद ही बुआ के घर से अपने घर आ गई थी। तब से वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही है। नैना का झूठ जानने के बाद मिताली उसे एक फोन नहीं करती। कई महीने गुजर जाते हैं, न ही नैना वापस आती है और न ही उसके ससुराल वालों से कोई फोन जाता है। तभी नैना अपने मन में बोलती है, लगता है माँ जी इस बार बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गई है, तभी इतने दिन से फोन नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी नैना है। नैना जैसे ही सामने जाऊंगी सारा गुस्सा गायब हो जाएगा, सभी का वो भी। वैसे भी इस बार बहुत टाइम हो गया है मुझे, बिना बताए जाऊंगी तो ज्यादा खुशी होगी अचानक से देखकर। नैना अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि सभी लोग किरण के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो उनके पास जाती है और उसे देखने के बाद भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नैना को ये बात बहुत अजीब लगती है। रात में जब वो अपने पति के साथ बैठी होती है, तभी किरण दूध लेकर उसके कमरे में जाती है और सूरज को देती है। सारा दूध पी लेना आप, छोड़ना मत, इससे नींद अच्छी आएगी आपको। गुड नाइट। ये लड़की कौन है? सुबह से देख रही हूँ मैं इसे। ये किरण है। ये हमारे घर में ही रहती है, माँ की दोस्त की बेटी है। जब तुम नहीं थी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके आने के बाद ना माँ को भी बहुत अच्छा लगा और मुझको भी। दोनों में से किसी को ना तो तुम्हारी याद आई और ना ही कोई कमी महसूस हुई। सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ये। अपने पति के मुंह से किसी दूसरी लड़की की तारीफ सुनकर नैना को बहुत जलन होती है और उस दिन के बाद से नैना खुद ही अपने मायके जाना कम कर देती है और अपने पति और सास का ध्यान रखने लगती है। जिसके बाद मिताली को भी कभी अपनी बहू से नहीं पूछना पड़ता कि बहू घर कब आएगी। अरे जानकी, कहाँ है तू? अरे तू यहाँ राम नाम जपती रह जाएगी, वहाँ तेरी बहू को मोहल्ले के रावण उठा ले जाएंगे। ये तो क्या बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहू ने जो तू ऐसी ओछी बातें कर रही है? बल्कि ये पूछ क्या नहीं किया तेरी बहू ने। देख, मोहल्ले के बूढ़े तो बूढ़े, जवान बच्चे सब तेरी बहू को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कहीं की मिस इंडिया आ गई हो। और तेरी बहू भी स्लीवलेस ब्लाउज में क्या कहर ढा रही है। जानकी अपनी पड़ोसन की बात सुनकर जब बालकनी में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू सुबह सुबह सज धज कर बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? इधर आ। इतनी सुबह ये सज सवर के बालकनी में इधर उधर क्या कर रही है? नीचे इन लोगों की भीड़ क्या तूने ऑटोग्राफ देने के लिए जमा करी है? माँ जी, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, मैं तो मेरी उनसे बात करने में लगी थी। क्यों? रात में तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो क्या, जो इतनी सुबह सुबह तुम दोनों को फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है? माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं घर में ही बात कर लिया करूंगी। जरा एक नजर नीचे भी देख और अपने सुखिया को देख। वैसे तो उसकी आंखों में मोतियाबिंद का चश्मा लगा रहता है, लेकिन आज वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है।
देख जानकी, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, तेरी ये बेशरम बहू जब से मोहल्ले में आई है, मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है। चल नीचे आ। विमला, तू तो मेरा हाल जानती ही है। अगर मेरा बेटा मेरी सुनता तो ये मेरी बहू बिल्कुल नहीं होती। इतनी बेशरम है ये, इसकी बेशर्मी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जब ये मेरे भाई के सामने सर पे से पल्लू गिराकर घूम रही थी। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि इसे मेरे घर में ज्यादा दिन नहीं रहना है। जानकी तो अपनी बहू के खिलाफ थी ही, लेकिन जानकी की बेशरम बहू इतने पर ही कहाँ रुकने वाली थी। देर शाम जब जानकी और विमला बाजार जा रहे होते हैं तो चमेली भी अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करती है। अरे जानकी, ये इतना जिद कर रही है तो ले चल इसे भी साथ में। वैसे भी इसे घर में रखना तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तेरे ना रहते इसने कुछ कर दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तब तो। ठीक है, चल ले हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ तो तू आएगी, लेकिन तेरे सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये लीजिए माँ जी, कर लिया मैंने घूंघट, अब चलते हैं। अब सास बहू और पड़ोसन तीनों मिलकर बाजार पहुँचते हैं, लेकिन बाजार पहुँचने तक चमेली का घूंघट तो क्या, कमर से साड़ी का पल्लू भी हट चुका था। अरे जानकी, देख देख, मेरे पीछे बूढ़े तो छोड़, लड़कों की लाइन लगी हुई है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि विमला भी किसी से कम नहीं है। ये लड़के बूढ़े तेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरी बेशरम बहू के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं। ऐसा क्या? मैं तो बिना मतलब इतना भाव खा रही थी। वैसे एक बात सच कहूँ, अगर तेरी बहू यहाँ नहीं होती तो इनके पास दूसरा ऑप्शन मैं ही थी। अब तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मैं तो यही देख रही थी कि तेरे पर अगर दिल हारे तो हारे कहाँ। ना तो तेरा फिगर है, ना तो तू 25 की रही, और कुछ दिन बाद तो तेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। ये दांत वात तो रहेंगे भी नहीं तेरे। अभी तो मुझ पर से ज्यादा अपनी बहू पर ध्यान देगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। अरे जानकी, तेरी बहू कहाँ गई? दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं, इतने में ही जानकी की बहू चमेली इधर उधर निकल जाती है। अब दोनों ही चमेली को ढूंढने लग जाते हैं। अरे कहाँ गई तेरी बहू? मुझे तो उसे अकेला छोड़ते हुए भी डर लग रहा है जानकी। तेरे साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में न मिला दे। अरे विमला, वो देख, वो मेरी ही बहू है ना। देख तो किसी लड़के से लगी हुई है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, जैसे उसे कितने दिनों से जानती है। हाँ, ये तेरी ही बहू है। अब यहाँ खड़े होने का फायदा नहीं है, जल्दी चल, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अब जानकी और विमला वहाँ पहुँचती हैं, तो चमेली उस लड़के को जाने के लिए कह चुकी थी और दोनों के पहुँचने से पहले ही वो आदमी वहाँ से जा चुका था। अब विमला और जानकी भी बाजार से बिना कुछ लिए ही वहाँ से चले आते हैं। बहू, तू आज के बाद बालकनी में नजर मत आइयो, और ना ही तू घर से बाहर कदम रखेगी। किसी बाहरी मर्द से बात करते हुए दिख मत जाइयो तू, समझी? लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और मैंने भी उसे एड्रेस बता दिया, बस इतना ही तो था माँ जी। वो भी तेरी सास है और तू उसकी बहू, तो बहू अपनी सास का भी सोच समझ कर चल। विमला, तुझे भी मैं बता देती हूँ, तुझे अगर मेरी बहू पे किसी भी तरह का शक हो तो तू आकर मुझे बता जाइयो। तो इस पर नजर रख, मैं तो इस बेशरम औरत से परेशान हो गई हूँ। विमला भी अब ज्यादा से ज्यादा जानकी के बहू चमेली पर नजर रखा करती और जानकी को आकर सारी बात भी बता देती कि आज उसकी बहू बालकनी में कितनी देर खड़ी रही, किसे देखती रही। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन चमेली के चाल चलन में बदलाव कहाँ आना था। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अभी तेरा कौन सा नया ड्रामा है? किसे कहूँ मोहन भी घर पर नहीं है। अरे विमला, ओ विमला, जल्दी आ, देख मेरी बहू बेहोश हो गई है। अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हो गया अचानक इसे? तूने इसे किसी के साथ देख तो नहीं लिया? हो सकता है ये उसी मारे नाटक कर रही हो। अब जानकी और विमला चमेली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर चमेली को देखने के बाद 2-3 टेस्ट लिखता है और कुछ देर बाद जब पूरा चेकअप हो जाता है और रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर जानकी और विमला को अपने कैबिन में बुलाता है। तय किया माताजी, आपकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है, तो उन्हें कमजोरी तो होनी ही है ना। आप दोनों सही समय पे लेकर आए हो इन्हें, बाकी सब ठीक है। दूसरी बार माँ बन रही है? जानकी, तेरी बहू और तूने मुझसे ये बात छुपा कर रखी? अरे मुझे तो खुद नहीं पता इसका पहला बच्चा कहाँ है। आज से 3 साल पहले आपकी बहू आई थी हमारे पास। इनके पेट का बच्चा मर चुका था, ऑपरेशन करके निकालना था। उस वक्त इनकी हालत
बहुत खराब हो चुकी थी और इनके शरीर को रिकवर होने में 3 साल लगे। देखिए, ये आप क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले मेरी बहू आई, उसका बच्चा पेट में ही मर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं भी तो ये सुनकर हैरान हूँ कि अगर तेरी बहू 3 साल पहले माँ बनने वाली थी तो वो बच्चा किसी और का था। हे प्रभु, ये मेरी पड़ोसन जानकी को कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अरे चुप कर जाओ, ये हॉस्पिटल कोई मेरे बाप का नहीं है, तो बाकी खबर बाद में ले लियो। तभी जानकी का बेटा मोहन भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, अब चमेली कैसी है? जैसे ही आपने बताया मैं तो भागा भागा आ गया। वो उधर है, तू जा उससे मिला। मैं इतने डॉक्टर साहब से बातें कर रही हूँ। अरे ये इनके पति है, लेकिन उस समय तो कोई और ही था। आपके बेटे की दूसरी शादी है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना बताने के लिए काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला चल ना, अब बताती हूँ मैं अपनी इस बेशरम बहू को। ये बेशरम ही नहीं बल्कि तो इसका कैरेक्टर भी ढीला है। अब जानकी चमेली को घर तो लाती है, लेकिन सबके सामने सच्चाई आने के बाद ही जानकी अपनी बहू को घर से निकल जाने को भी कहती है। माँ, ये रिपोर्ट झूठ नहीं कह रही है, ये सच में चमेली की है। वो आज से 3 साल पहले माँ बनने वाली थी। चमेली, मेरी माँ कहती रही कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब इसे जाने दे। अगर अब भी तू इसे यहाँ रखना चाहता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मोहन को भी जब चमेली के सच का पता चलता है तो वो अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला लेता है। और चमेली, जो कि बेशरम थी ही, वो भी अपने मायके जाने के कुछ ही महीने बाद दूसरी शादी कर लेती है।